सहारा प्रणाम, मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। देश को आत्मनिर्भर बनाने की आधारशिला कितनी कारगर होगी और मंदिरों के सोने पर क्यों हो रही है सियासत, इस पर आज बात करेंगे। कोरोना संकट में धार्मिक ट्रस्ट के सोने के इस्तेमाल के सुझाव पर जारी सियासत के बीच सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की तीसरी किस्त भी जारी कर दी, या यूं कहें कि तीसरी किस्त की योजना भी जारी कर दी। इसमें किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए कई अहम ऐलान हुए हैं। क्या राहत पैकेज आत्मनिर्भरता की आधारशिला बनेगा? आज के हस्तक्षेप में इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का तीसरा ब्रेकअप का ऐलान आज कर दिया है। उन्होंने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा करते हुए कहा कि इससे कोल्ड स्टोरेज चेन और फसल कटाई के बाद प्रबंधन की सुविधाएं मिलेंगी, साथ ही किसान की आय भी बढ़ेगी। इसके अलावा मत्स्य संपदा योजना के लिए 20,000 करोड़ और पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए दिए हैं। साथ ही माइक्रो फूड इंटरप्राइज के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। इससे बिहार में मखाना, आंध्र प्रदेश में मिर्च, यूपी के आम के क्लस्टर, कश्मीर में केसर और केरल में रागी के लिए क्लस्टर बनेंगे। वित्त मंत्री ने हर्बल उत्पादों के लिए 4,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान भी किया है। इससे गंगा किनारे कॉरिडोर बनेंगे और इसके साथ ही पशुओं के टीकाकरण के लिए 13,343 करोड़ की रकम उपलब्ध कराई गई है। वित्त मंत्री ने शहद पालन करने वाले किसानों के लिए 500 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। साथ ही फल सब्जियों की सप्लाई चेन के लिए 500 करोड़ देने की भी घोषणा की है। इसके तहत माल भाड़े और कोल्ड स्टोरेज में 50% की सब्सिडी भी दी जाएगी। आइए सुनते हैं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या जानकारी दी है। भंडारण की कमियां होने के कारण कई बार और मूल्य संवर्धन के अवसर न होने के कारण कमी रह जाती थी। उस कमी को पूरा करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि आधारभूत ढांचा बनाने के लिए ये योजना लाई गई है, जिसमें चाहे कोल्ड चेन हो या फसल कटाई के बाद प्रबंधन करने के लिए जो भी सुविधाएं वैल्यू चेन के लिए बनानी है वो उसमें बनाई जाएंगी और इससे लाभ मिलेगा मूल्य संवर्धन के लिए भी, भंडारण की क्षमता बढ़ाने के लिए भी, और कुल मिलाकर किसान की आय को भी इसमें बढ़ोतरी मिलेगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके माध्यम से इसके लिए हमने 20,000 करोड़ रुपए का ये योजना लेकर आए हैं और इसमें जो कमियां थी पूरी वैल्यू चेन में उसको पूरा करने का एक प्रयास है, ताकि हमारे मछुआरे भाई बहन इनको समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन में इनका सम्मिलित विकास हो सके और उसको बल मिले। 11,000 करोड़ रुपया इसके लिए समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए, एक्वाकल्चर की गतिविधियों के लिए मिलेगा और 9,000 करोड़ रुपया इसके आधारभूत ढांचे के विकास के लिए, चाहे वो फिशिंग हार्बर हो, कोल्ड चेन हो, मार्केटिंग की सुविधा हो, मंडियों की बात हो, इस सब के लिए उनको 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। हमारे जो सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयां हैं उनको संगठित किया जा सके, उनकी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की जा सके, तकनीकी उनको जानकारी दी जा सके, ब्रांड बनाने में, मार्केटिंग करने में उनको लाभ मिल सके। और इसी कार्य के लिए सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना हम ये लेकर आए हैं, जो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच होगी। लगभग 2 लाख ऐसी सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयों को इससे लाभ मिलेगा। गाय हो, भैंस हो, भेड़, बकरी, सुअर हो, ऐसे 53 करोड़ जो पशुओं का, जो एनिमल्स की बात करते हैं, उनके लिए टीकाकरण करने की योजना हम लेकर आए हैं, जिसके ऊपर लगभग 13,343 करोड़ रुपया खर्च होगा। और जो आम भाषा में कहा जाता है कि मुंह पका खुर पका रोग मुक्त हम इनको करेंगे, मुंह पका खुर पका रोग मुक्त हम इनको करेंगे, ऐसे 53 करोड़ पशुओं को
इससे निजात मिलेगी। 13,343 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च होगा। हर्बल कल्टीवेशन की प्रमोशन के लिए लगभग 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस प्रोजेक्ट के माध्यम से किया जाएगा और 10 लाख हेक्टेयर में इसकी खेती हो पाएगी और गंगा के किनारे भी ऐसे हजारों एकड़ में इसको प्लांटेशन की ड्राइव भी चलाई जाएगी। तो जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला 20 लाख करोड़ के इस पैकेज के जरिए रखी गई है, या दूसरे शब्दों में कहें कि जिस तरीके से कोविड-19 पैकेज या कोविड-19 बजट के रूप में भी इसे देखा जा सकता है, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि जो फौरी तौर पे मदद मिलनी चाहिए, जो मदद के आकांक्षी हैं, जिनको मदद की जरूरत है, उन तक मदद पहुंचती हुई नहीं दिख रही है। कांग्रेस हमेशा से कहती रही है कि उनकी न्याय योजना को अगर लागू किया गया होता और कम से कम 7,500 रुपए अगर हर मजदूर के पॉकेट तक पहुंचे होते तो जाहिर सी बात है कि एक ठोस मदद उन्हें मिलती। लेकिन जो तमाम घोषणाएं हुई हैं उससे आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला तो रखी गई है, ये साफ साफ दिख रहा है, ताकि तमाम भविष्य की योजनाएं, जो तमाम बजटरी प्रोविजंस हैं, उसके तहत बजट आने के बाद भी इस कोरोना महामारी के दौरान 20 लाख करोड़ के पैकेज के साथ प्रधानमंत्री का ये आह्वान अपने आप में काफ़ी अहम हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ जो सवाल सामने हैं और देश के राजमार्गों पर जिस तरीके से गरीब मजदूरों की भीड़ चलती हुई दिखाई दे रही है, जो लाचार हैं, बेबस हैं, जिन्हें तुरंत मदद की ज़रूरत है, इसलिए कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आज इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ प्रवक्ता शहनवाज हुसैन जी मौजूद हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से चरण सिंह सप्रा जी मौजूद हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता केसी त्यागी जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और अर्थशास्त्री आकाश जिंदल भी हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल आज मैं शहनवाज जी की जगह सप्रा जी से ले रहा हूं। सप्रा साहब, ये बताएं कि जिस तरीके से आधारशिला रखी गई है आत्मनिर्भर भारत की, उसमें बहुत वेल रिसर्च्ड तमाम चीज़ों का ध्यान रखा गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं दिखाई दे रही है। आपकी पार्टी की असंतुष्टि का सबसे बड़ा आधार क्या है? नहीं, देखिए उपेंद्र जी, मैं आपको बताऊं कि आज कोरोना के चलते जो देश के अंदर माहौल है, जिस तरह से लॉकडाउन को आज 52 दिन हो गए हैं और पता भी नहीं कि आगे और कितने दिन लॉकडाउन वाला है। सभी लोगों का बहुत नुकसान हुआ, चाहे वो किसान है, चाहे वो एमएसएमई है, चाहे वो छोटे दुकानदार हैं, या फिर और कोई है, या उद्योगपति भी है। हर एक का नुकसान हुआ है। और ऐसे समय के अंदर हर व्यक्ति क्या चाह रहा था कि हमें कहीं ना कहीं एक कैश की पहले मदद मिले। लोगों को लिक्विडिटी नहीं, लोगों को पैसा चाहिए जेब के अंदर। जो गरीब मजदूर, जो दिहाड़ी मजदूर जो आप देख रहे हैं, श्रमिक जो पैदल चल के जा रहे हैं, उनकी जेब में भी पैसा नहीं है टिकट खरीदने के लिए, इसलिए वो पैदल जा रहे हैं, ट्रेन में नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं कि लोगों को इस वक्त में जेब में कुछ पैसा चाहिए। लेकिन सरकार ने क्या करा? सरकार ने लोन मेला लगा दिया है। आज जो किसानों के लिए भी जो इन्होंने प्रस्ताव रखे हैं निर्मला सीतारमण जी ने, वो भी अगर आप देखें तो अधिकतर ऐसे दिख रहा है कि किसानों को ये कर्ज के जंजाल में फंसाने का एक प्रयास हो गया है। यानी किसान चाहता था कि भाई मुझे कोई डायरेक्ट मनी ट्रांसफर हो जाएगा, कुछ कैश पैसा मेरे अकाउंट में आ जाएगा तो मैं अपना काम ठीक से चालू कर लूंगा। लेकिन उस किसान को भी निराशा देखनी पड़ी है जब उसको ये पता चला कि ये तो मात्र कर्ज ज्यादा मिल रहा है यहाँ पर। अब किसान जो पहले ही दबा हुआ है, जो ये देख रहा है कि मुझे एमएसपी से मेरी लागत ज्यादा हो गई है, सरकार जो है वो गेहूं और धान उठा भी नहीं रही है बराबर। अगर आप पिछले साल के आंकड़े देखें तो गेहूं मात्र 35% उठाया गया है और धान जो है वो 25 से 28% मात्र उठाया गया है। तो किसान जो पहले से ही परेशान है, आज निर्मला सीतारमण जी ने मार्जिनल किसानों की बात की, यानी जिसकी जमीन 1 हेक्टेयर से कम है उनकी बात की। उन्होंने कहा कि 3 लाख मार्जिनल किसानों को हम मदद कर रहे हैं। लेकिन वो ये भूल गई कि मार्जिनल किसान इस देश के अंदर 10 करोड़ है।
तो बाकी का 7 करोड़ जो मार्जिनल किसान है उसके लिए सरकार क्या करेगी? वो बेचारा कहां जाएगा? इसी तरह से जो इनकी और भी योजनाएं हैं, जो प्रधानमंत्री की जो योजना जिसके तहत ये 6,000 रुपए किसानों के अकाउंट में डाल रहे, हम उसका स्वागत करते हैं, हम उसका विरोध नहीं कर रहे। लेकिन सवाल यह है कि सरकार के पास में चिन्हित किसान मात्र 8 करोड़ 22 लाख है और देश के अंदर किसान 14 करोड़ से ज्यादा है। तो बचा हुआ जो 6 करोड़ 42 लाख किसान है उस बेचारे को यह फायदा भी नहीं मिल रहा। तो वो किसान जो 6 करोड़ 42 लाख किसान है वो ये इंतजार में थे कि निर्मला सीतारमण जी या मोदी की सरकार जो है वो हमें कुछ पैसा देगी, लेकिन वो तो ये देख करके निराश हुए हैं कि ये जो पूरा पैकेज है ये एक लोन मेला है और फिर इसमें आधे से ज्यादा प्रावधान जो आज निर्मला सीतारमण जी ने डिक्लेयर किए वो तो बजट में है। यानी बजट का ही रीपैकेजिंग करके हमारे किसानों को बेवकूफ बनाने का काम किया है। ये सरासर हमारे भूमि पुत्र हमारे किसानों के साथ में इस सरकार का विश्वासघात है। सप्रा साहब, सीधे सवाल ले रहा हूं शहनवाज जी से। शहनवाज जी, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बजट को ही रीपैकेज करके रीडिजाइन करके दिया गया है और जितने पैसे अनाउंस किए गए हैं वो बजटरी प्रोविजन की तरह दिखाई दे रहे हैं। वो आगे आने वाले समय में जरूर एक क्वांटम जंप की तरफ तो होंगे, लेकिन जो फौरी तौर पे मदद की जरूरत थी वो मदद इस पूरे पैकेज में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ठीक देखिए, कांग्रेस की जैसी नजर है वैसा ही नजरिया है। हमें आप अगर एक नजर से देखेंगे तो आधा गिलास भरा हुआ और एक नजर आधा गिलास खाली बताता है। कांग्रेस जब भी डिबेट में आ रही है तो पहले तो कांग्रेस कह रही थी, आपके डिबेट में मैं एक दिन बाद फिर पहुंच गया हूं। स्वागत है आपका जी। और बहुत गंभीर डिबेट होती है और सपड़ा साहब बहुत दिन बाद मिले हैं, मैं इनको सलाम करता हूं। डिबेट में मुझे कहीं पर भी मुलाकात हो नहीं रही थी इनसे लॉकडाउन में। पार्टी कांग्रेस के अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन कांग्रेस का जो कमजोर पक्ष ये है कि कांग्रेस सिर्फ आलोचना में समय गंवा रही है। जब जो बातें अनुराग ठाकुर या निर्मला सीतारमण ने कही हैं, जो बातें आपने बताई हैं, उनको मैं, आप इजाजत दें तो मैं पूरा रिपीट कर दूं। बिल्कुल, प्लीज। जो घोषणा आज की है कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में जी, ये एक बड़ी घोषणा है जो 1 लाख करोड़ से ज्यादा की घोषणा है। अब हम लोगों ने तय किया है कि जो किसान है, कई बार उसको कहते थे कि ये चीजें एक्सपोर्ट कर सकता है, ये नहीं कर सकता, अब उसको मंडी में ही मतलब हम डायरेक्ट उसको बेनिफिट देने वाले हैं। खासकर जो किसान को 6,000 रुपए जो दे रहे हैं उसके अलावा भी जो उसको अन्य बेनिफिट भी हम उसके अकाउंट में देने वाले हैं। दूसरी जो खाद्य सूक्ष्म उद्योग अब जो है उसमें भी 2 लाख FMEC का जो अपने सिस्टम है उसको अपग्रेड करने के लिए हम मदद करने वाले हैं। जो राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम है जो किसान उससे भी जुड़ा हुआ है, उसके में अंदर भी जैसा अनुराग जी ने बताया फूड एंड माउथ डिजीज के बारे में, मवेशी के बारे में 100% उसको टीकाकरण करें ताकि उससे कोई बीमारियां ना हो, इसकी चिंता करने वाले। पशुपालन जो अवसंरचना है उसके विकास निधि में हमने पूरी चिंता की है। जो हमने करीब 15,000 रुपए करोड़ पशुपालन और जो विकास निधि है उसमें डालने का काम किया है। जो औषध खेती है उसका भी एक बहुत बड़ा बाजार पूरी दुनिया में है, उसमें भी हमने मदद की है। प्रधानमंत्री जो मत्स्य संपदा योजना है इसमें भी हमने मदद करने की बात कही है, उसका पॉइंट बहुत ज्यादा है इसलिए मैं पूरा नहीं बता रहा। ऑपरेशन जो ग्रीन है उसको विस्तार किया है हम लोगों ने। मधुमक्खी पालन का आप जानते हैं कि जिस तरह पूरी दुनिया में शहद की डिमांड है और पूरी दुनिया में मधुमक्खियां भी कम हो रही हैं, हमारे यहाँ उसकी संभावना बहुत है। तो इस लॉकडाउन में भी हम आत्मनिर्भर किसानों को भी बनाना चाह रहे हैं। किसानों को कहीं से भी कोई कसर हम छोड़ नहीं रहे हैं। और ये सही है कि लॉकडाउन के वक्त में बहुत से जो मजदूर हैं
वो पैदल चलते हैं, जब वो दिखाते हैं तो उनकी दुश्वारी भी होती है। आज हम लोगों ने ये भी कहा कि रेलवे की तरफ से वो सारी ट्रेनें उपलब्ध हैं और उन राज्यों को भी जो राज्य ले जा रहे हैं, जैसे यूपी ने 350 से करीब 450 के करीब ट्रेन मंगा ली है, बिहार ने 254 ट्रेन मंगा ली है, एमपी ने मंगा ली है, लेकिन झारखंड ने बहुत कम मंगाई है 44, और जो छत्तीसगढ़ है उसने सिर्फ 7 ट्रेन मंगाई है, जो बहुत दुखद है। तो जो मजदूर भी जा रहे हैं, किसान की भी चिंता कर रहे हैं, जो मजदूर जा रहे हैं उसमें कहा गया है कि वो 300 ट्रेनें खड़ी हैं, जो वो जाना चाहे, जो स्टेट कहेगा हम जरूर उसको ट्रेन देने का काम करेंगे। देखिए, ये लॉकडाउन ये एक विशेष परिस्थिति है। पेंडेमिक में जब हम पहली बार इकट्ठे हुए थे तो हम लोगों ने कहा था कि इस पर हम कोई सियासत नहीं करेंगे, और कांग्रेस से भी यही अपेक्षा है कि आप एक पॉजिटिव रोल अदा कीजिए, एक पॉजिटिव विपक्ष का रोल अदा कीजिए। शुरू में इन लोगों ने जरूर फर्स्ट लॉकडाउन तक पूरा सहयोग किया है, लेकिन कांग्रेस जब भी डिबेट में आती है तो वो कहती है कि आप कैश ट्रांसफर कितना कर रहे हैं। हम जो एक मजदूर है उसको जितनी योजना है, अगर उनके घर में देखें जनधन खाता से लेके उनको राज्य सरकार और अन्य योजनाओं से मिला जुला कर हर के खाते में बहुत अच्छी तादाद में पैसा गया है। लेकिन हम लोगों ने ये भी तय किया, जो पिछले डिबेट में आपने कहा था कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए भी कल ही हम लोगों ने 1 नेशन 1 राशन कार्ड किया था। उसमें जो उनको अनाज घर पे मिलने वाला है, जो कोविड-19 को रोकने के लिए जो हम लोगों ने कहा कि अगर वो परेशान है तो उनको वो 3 महीने का दिया था, उसको 2 महीने का और बढ़ा दिया है। और अगर ये भी हम कर सकते थे कि उतनी राशि देते, उसकी जगह हमने 2 महीने के लिए प्रति माह 5 किलो अनाज, किलो चना प्रति परिवार, और जो करीब 8 करोड़ लोग फंसे हुए प्रवासी, उनके लिए भी पूरा खर्च हम वहन करेंगे। 3005 करोड़ उसमें खर्च होंगे, उसकी भी व्यवस्था हमने की। अगर मैं जानता हूँ डिबेट की, क्योंकि आपके डिबेट में समय थोड़ा मिलता है, फिर भी मैं वो पूरी चीजों को पढ़ नहीं रहा हूँ। मैं बिना शहनवाज जी, एक सवाल, एक बड़ा नेचुरल सवाल बन रहा है। देखिए, आज मेरी लंदन के कुछ दोस्तों से बात हो रही थी, तो कुछ रेस्टोरेंटर जो कॉमन जानकार हैं उनके खातों में 2.5 लाख पाउंड, कुछ के खातों में 1 लाख पाउंड, जिसकी जैसी सेल थी, जैसा उनका रिटर्न फाइल होता था, जैसा उनका बिजनेस प्रोजेक्शन था, उसके हिसाब से वहाँ ब्रिटेन में जो आर्थिक पैकेज दिया गया है उस हिसाब से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को सपोर्ट मिला है। यहाँ भी पैकेज के नाम पर लोग कुछ उसी तरह का एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन जो 20 लाख करोड़ का पैकेज आया वो ऐसे में एक आर्थिक कैश सपोर्ट के बजाय एक फ्यूचरिस्टिक सपोर्ट कह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि एक आत्मनिर्भर भारत का जो नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसके हिसाब से जो बजटरी प्रोविजंस थे उसके एक्सटेंशन के तौर पर ये सारी चीज़ें की गई हैं। इसलिए ये सवाल लगातार विपक्ष उठा रहा है कि जिनको एकदम एक्यूट ज़रूरत थी, नीड थी, उनको तो कुछ मिला ही नहीं। मैं ये जानना चाहूँगा कि क्यों सरकार ने इतने बड़े पैकेज की जगह 20-25 हज़ार करोड़ का ऐसा प्रोविज़न नहीं किया जो इमीडिएट फौरी तौर पे जिनको पैसे की जरूरत है उनको पैसा ही दे दिया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। देखिए उपेंद्र जी, हम उससे ज़्यादा दे चुके हैं। अगर मैं सबको जोड़ दूं और मैं बता दूं कि पर व्यक्ति को उतना पैसा गया भी है। अगर 6,000 किसान को गया, 2-2 हज़ार उनके खाते में, जनधन खाते में, मजदूरों के लिए पैसा गया, जो हम सामान सामग्री दे रहे हैं उसके लिए गया। हाँ, कांग्रेस का ये कहना है कि उनकी एक स्कीम थी न्याय, जिसको जरूर लोकसभा के चुनाव में जनता ने उस पर मुहर नहीं लगाई थी। वो कहते हैं कि आप कैश ट्रांसफर उनके अकाउंट में कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि जो अभी वित्त मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, आप लोग भी कवर करते हैं, तो इतना ज्यादा कर रहे हैं कि उसको बताने के लिए एक दिन भी काफी नहीं होता। एक दिन में एक बार तो 1.5 घंटा लगा, आज 1 घंटा लगा। तो मतलब हम कोई सेक्टर छोड़ नहीं रहे। हम आत्मनिर्भर इस देश को बनाना चाहते हैं और ये जो संभावनाएं हमारे अपॉर्चुनिटी मिली है उससे आगे ले जाना चाहते हैं। तो हम लोगों ने कैश ट्रांसफर किया है, लेकिन अभी कुछ और घोषणाएं होनी। कल भी एक प्रेस है निर्मला जी की जो कुछ इश्यूज को और एड्रेस करने वाले हैं। तो ये धीरे धीरे आपको ये सारी प्रेस के जरिए वो जिम्मेदारी हम लोग निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन सरकार 20 लाख करोड़ यानी जीडीपी का
करीब करीब 10% इस देश के अंदर के लोगों पर खर्च करने वाली है, उनकी चिंता करने वाली। सीधे चलते हैं, अर्थशास्त्री आकाश जिंदल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश जी, करीब करीब 16-17 लाख करोड़ का जो प्रोविजन था या प्राविधान था वो वित्त मंत्री ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित किया है, उसको जनता के सामने रखा है। जो आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला रखने की बात हो रही है और उसके शुरुआत की बात हो रही है, एक अर्थशास्त्री होने के नाते क्या इसे आप कोविड-19 बजट कहना पसंद करेंगे या जो जनरल बजट था उसका एक्सटेंशन कहना पसंद करेंगे, या जिस तरीके से अमेरिका या G7 कंट्री, G8 कंट्रीज में पैकेज दिया जाता है जिसका सीधे सीधे कैश बेनिफिट लोगों को मिलता है जो स्टेक होल्डर्स हैं, ऐसे में कैश बेनिफिट की जगह हमारे यहाँ जो पैकेज का डिजाइन है वो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी प्रोवाइड कराने की दिशा में ज़्यादा कोशिश की गई है और ये अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी भी है। तो जो 16-17 लाख करोड़ रुपए अनाउंस हुए हैं उसका इकोनॉमी पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, एक तो ये, और क्या ये आधार जो है आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला रखने की दिशा में ये पैसा कारगर सिद्ध होगा। बात नंबर 2, तीसरी बात कि इतनी बड़ी घोषणा खुद प्रधानमंत्री ने देश के सामने आकर किया। निर्मला जी 3 दिनों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, शेयर बाजार कुछ रिएक्शन दे ही नहीं रहा है, उल्टे बाजार पॉजिटिव रिएक्ट करने की जगह सो रिएक्ट कर रहा है, इवन यूं कहें कि माइनस में ही है। ये मेरा तीसरा सवाल है। जी बढ़िया सवाल जी, हमेशा आप पूछते हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है आपके साथ बात करके। तो मेरी प्रार्थना रहेगी कि इन सब क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 1.5 से 2 मिनट का वक्त मुझे नहीं, आपको पूरा वक्त है, आप बताएं। जी जी जी, सबसे पहले मैं आपकी बात का बिल्कुल आई टोटली एंडोर्स व्हाट यू हैव सेड। दिस इज नंबर 2 एंड नंबर 3। इसको कुछ हद तक हम एक एक्सटेंशन ऑफ बजट कहें। दूसरा, कोरोना को फाइट करने के लिए जहां तक आत्मनिर्भर की बात है, बिल्कुल हम आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आज की बात करें, मैं खेती में बात पे आऊंगा, उससे पहले जो चीज मुझे बहुत प्रसन्न कर रही है, बहुत खुशी दे रही है, वो है मत्स्य संपदा योजना। अब ये आत्मनिर्भर कैसे करती है? हमारा जो मछली जो हमारा मछुआरा भाई है, जो फिशरमैन है, आज वो देश का प्राइड है। वो प्राइड इसलिए है, हमारे लिए बहुत बड़ी एक्सपोर्ट अर्निंग करता है उपेंद्र जी। वो आज की तारीख में हमारा जो फिशरमैन भाई है वो यूएस को, साउथ ईस्ट एशिया को, EU यानी यूरोपियन यूनियन को, जापान को और इवन चाइना एक्सपोर्ट करते हैं। तो आज जो एक्सपेक्टेशन है 55 लाख पीपल वुड गेट एम्प्लॉयमेंट बिकॉज ऑफ दिस। आज अगर हम उसको हाईटेक कर देते हैं, उसको बोट्स दे देते हैं, उसको वेसल्स दे देते हैं, उसको हार्बर डेवलप कर देते हैं, तो हमारा एक्सपोर्ट इमीडिएटली बढ़ जाएगा। एंड यू आर बैंग राइट उपेंद्र जी, ये एक्सपोर्ट बढ़ते ही आत्मनिर्भरता का जो सपना है उसकी तरफ चल पड़ेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं, डॉलर का बढ़ना इसलिए हमारे लिए दिक्कत हुआ पड़ा है, तो फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने बहुत सही सोचा है, एक्सपोर्ट बढ़ते ही डॉलर का इनफ्लो बढ़ेगा और उससे क्या होगा, डॉलर का दाम जो है वो भी कम हो जाएगा, जो हमारे लिए दिक्कत आई हुई है। दूसरा जो आज की बात कही गई है, ये जो एग्री इनकम को बढ़ाने के लिए ये जो जिस तरीके के किए गए हैं प्रयास, चाहे कोल्ड चेन हो चाहे स्टोरेज, ये अल्टीमेटली किसान की इनकम के ऊपर इंपैक्ट करेगा। और क्योंकि आपने 3 दिनों की बात की है, मेरे हिसाब से जो एमएसएमई के लिए किया गया है, अगेन एमएसएमई को लिक्विडिटी चाहिए थी। देखिए आपने कहा कि लिक्विडिटी दी गई है, आज लिक्विडिटी ही रिक्वायरमेंट थी। आज जैसे हमारा फिशरमैन है वो कमाता है, आज अगर हमारा किसान भाई कमाता है, एमएसएमई चलती है तो मजदूर भाइयों को रोजगार मिलता है। उससे होगा क्या, जनता के हाथ में पैसा आएगा, जनता के हाथ में पैसा आएगा, दे विल गो एंड स्पेंड इन द मार्केट। वन मैन एक्सपेंडिचर इज 50 अदर पर्सन इनकम। उससे इकोनॉमी चल जाएगी, जीडीपी ग्रोथ हमारी बढ़ जाएगी और साथ ही साथ टैक्स कलेक्शन भी बढ़ जाएगा। और फिस्कल डेफिसिट, आपने 3 दिन पहले बहुत ही बढ़िया प्रश्न उठाया था फिस्कल डेफिसिट का, वो फिस्कल डेफिसिट भी इससे कहीं ना कहीं एड्रेस हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले तो इस सरकार को बधाई दूंगा, हमारे प्रधानमंत्री साहब और फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा को, कि इन्होंने प्रैक्टिकल रिजल्ट ओरिएंटेड काम किए हैं। एज एन इकोनॉमिस्ट मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है कि दीज आर रिजल्ट ओरिएंटेड एफर्ट्स। जहां तक पैसे की बात है, हम पहले भी डिस्कस किया करते थे, हमारी सरकार के पास, दिस इज अ रियलिटी, आज की तारीख में अमेरिका जितना फंड्स या बजट नहीं है। हमारा डेफिसिट बजट के टाइम ही 3.8% था। बहुत ज्यादा डेफिसिट बढ़ाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, पहले ही G-Secs की बोरिंग की गई है।
तो कहीं ना कहीं कुछ इनोवेटिव प्लानिंग करनी थी। तो सरकार ने अपनी जेब से बहुत ज्यादा पैसा ना निकालते हुए भी लिक्विडिटी इंफ्यूज कर दिया सिस्टम में, यानी समस्या का सॉल्यूशन दे दिया है और प्रैक्टिकली इसका बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही साथ इसकी टाइमिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि एक तरफ लॉकडाउन को हम काफी हद तक ओपन करने जा रहे हैं, यही वक्त था जब इंडस्ट्री को रिलीफ चाहिए था, यही वक्त था जब एनबीएफसी को रिलीफ चाहिए था, यही वक्त था हमारे फिशरमैन के साथ, हमारे जो है किसान भाई अन्नदाता के साथ खड़े होने का। और मिडिल क्लास के लिए भी उसकी चर्चा बहुत कम हुई है मीडिया में। जो क्रेडिट सब्सिडी वाली बात की गई है वो मिडिल क्लास को हाउसेस देने में, उनके घर बनाने में बहुत बहुत करीब ले आएगी। और साथ ही साथ हाउसिंग इंडस्ट्री जो है वो अगेन बहुत मैन पावर इंटेंसिव है। हर व्यक्ति को, चाहे मजदूर भाई हो, चाहे मिस्त्री हो, कारपेंटर हो, पेंटर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो, बहुत लोगों को रोजगार देती है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे सर पे तलवार लटक रही थी, जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी का डेटा था कि 27.1% पीपल आर अनएम्प्लॉयड, ILO का जो डेटा था, जो यूएन की बॉडी है, कि 40 करोड़ इंडियन वर्कर्स कुड बी पुश्ड। आकाश जी, शेयर बाजार क्यों नहीं ग्लिटर कर रहा है, क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है? बहुत बड़ी चीज, इनोवेटिव चीज प्रधानमंत्री ने की है। जी उपेंद्र जी, आप तो बहुत नॉलेजेबल हैं, आप जानते हैं कि शेयर मार्केट में क्या होता है। एज एन इकोनॉमिस्ट मैं कहूंगा, इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ ग्लोबल इकोनॉमी की बहुत रिफ्लेक्शन आती है। स्टॉक मार्केट क्या है, ग्लोबल क्यूज ले रही है। यूएस की बात करें, यूरोप की बात करें, वहां स्टॉक मार्केट्स अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही है, तो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट्स उसमें उसका इंपैक्ट ले रही है। दूसरा थोड़ा सा क्या है, एक चीज आपको थोड़ी सी जो है अजीब भी लगी दर्शकों को सुनना, जब भी जनता के लिए कुछ बहुत सारे मेजर्स किए जाते हैं, कई बार स्टॉक मार्केट उनसे खुश नहीं हो पाती। ये बात थोड़ी सी ट्रेजिक जरूर है, बिकॉज होता क्या है, स्टॉक मार्केट कहीं ना कहीं शायद समझ रही है कि इकोनॉमी के ऊपर बोझ आएगा। बट मैं ये बता दूं कि ये इकोनॉमी के लिए करना बहुत जरूरी था। मैं तो साफ कहूंगा एज एन इकोनॉमिस्ट, अगर हमें जनता के भले के बीच में और स्टॉक मार्केट के शॉर्ट टर्म के लिए चुनना है, तो जनता का भला हमें चूज करना है, क्योंकि जनता का भला करेंगे, परचेजिंग आएगी तो अल्टीमेटली इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट उठ जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल क्यूज है वो स्टॉक मार्केट में इंपैक्ट दिखा रहे हैं। बहुत बेहतर आकाश जी। एक रिपोर्ट हम चरण सप्रा जी से सवाल लेंगे, एक रिपोर्ट हम दिखा लेते हैं, फिर उसके बाद हम उनके पास आ रहे हैं। कोरोना संकट में कैश की कमी को दूर करने के लिए कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने धार्मिक ट्रस्ट में रखे सोने को इस्तेमाल करने का सुझाव देकर अपने को विवादों के घेरे में के केंद्र में ला दिया है। इस मामले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और हमला बोल दिया है। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस की नज़र वक्फ बोर्ड और चर्च की अपार संपत्तियों पर क्यों नहीं जाती। कोरोना संकट में सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का फॉर्मूला बीजेपी को पसंद नहीं आया। बीजेपी ने उनसे पूछा है कि क्या कांग्रेस पार्टी भी ये चाहती है कि धार्मिक ट्रस्टों में रखे सोने के भंडार का इस्तेमाल कोरोना संकट से निपटने में किया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने मांग की है कि सरकार को मंदिरों में रखे सोने का संकट के समय इस्तेमाल करना चाहिए। मैं पृथ्वीराज चौहान से पूछना चाहता हूं, क्या सोनिया गांधी ने आपसे ये मांग करने के लिए कहा है? क्या ये कांग्रेस का रुख है? मंदिर तो सब कर ही रहे हैं। मेरा सोनिया जी से बोले कि बहुत सारी चर्च है दुनिया भर के अंदर, वो चर्च की हमेशा पैरवी करती है, एक आध चर्च का ताला भी खुलवाएं। अशोक चौहान से बोले कि एक आध कोई दरगाह, अजमेर शरीफ की दरगाह है, वहाँ लगभग साल भर के अंदर 250-300 करोड़ रुपए आता है, उनके बारे में भी जुबान खोले। मंदिर वाले तो सब कर रहे हैं। दरअसल पृथ्वीराज चौहान ने कहा था कि सरकार को कोरोना संकट से निपटने के लिए धार्मिक ट्रस्टों के पास पड़ा करीब $1 ट्रिलियन के सोने का इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि जब बीजेपी ने उन्हें इस मुद्दे पर घेरा तो उन्होंने सफाई दी कि कुछ लोगों ने मेरे सुझाव को धर्म विशेष से जोड़कर जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। कोरोना महामारी के चलते देश में जो आर्थिक संकट पैदा हुआ है, उसके चलते देश के विविध व्यक्तियों के पास और धार्मिक संस्था के पास जो सोना पड़ा हुआ है, उसे बैंकों में जमा करने की अपील, जो कि कर्ज रूप में
1-2% ब्याज देकर सोना इकट्ठे किए जाए, इस तरह की सूचना मैंने कल की थी। लेकिन कुछ समाज विरोधी तत्वों ने मेरी सूचना को तोड़ मरोड़ कर एक महजबी दरार पैदा करने की कोशिश की है। चौहान के इस प्रस्ताव पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने ट्वीट कर कहा कि मुगल आक्रमणकारी, ईस्ट इंडिया कंपनी और सोनिया की कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इन्होंने भारत की धन और संपत्ति को लूटा है। हिंदू धार्मिक संगठनों ने भी चौहान के इस बयान को अपमानजनक बताते हुए कड़ा विरोध किया है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि वक्फ बोर्ड और चर्च के पास भी अपार संपत्ति है, तो फिर कांग्रेस की नजर सिर्फ मंदिरों पर ही क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समाचार। तो जिस तरीके से पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ करके कुछ लोगों ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की है, और जिस तरीके से मंदिरों और तमाम ट्रस्टों के अंदर रखे सोने की बात को लेकर के, उसको मोनेटाइज करने की बात को लेकर के पृथ्वीराज चौहान का कहना है कि मैंने एक अपनी सूचना दी थी, अपना एक सुझाव साझा किया था। लेकिन जिस तरीके से आज बीजेपी हमलावर हुई है इस बात को लेकर के कि सिर्फ मंदिरों की बात क्यों की गई, तमाम जो है वक्फ बोर्ड हैं, तमाम चर्च हैं, उनके पास भी अकूत संपत्तियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं और हम चरण सापरा जी से सवाल ले रहे हैं। सापरा साहब, आप ये बताएं कि अगर पृथ्वीराज चौहान जी ने मंदिरों की बात की और बीजेपी ने उनको याद दिलाया कि भाई साथ में अगर वो चर्च और कुछ वक्फ बोर्डों के पास जो अकूत संपत्तियां उनकी भी बात कर देते तो क्या बुरा होता? आपको नहीं लगता कि अगर बात मंदिरों की हो तो इस तरह के जितने धार्मिक संगठन हैं, धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले और भी जो प्रतिष्ठान हैं, उनकी भी संपत्तियां इस संकट काल में काम आ सकती हैं, उस बारे में भी बात अगर की जाए तो कोई बुराई तो नहीं है? देखिए उपेंद्र जी, सर्वप्रथम मैं जो पहला आपका एक सब्जेक्ट चल रहा था उसमें मैं 1-1.5 मिनट जरा स्पष्टीकरण देना चाहूंगा, फिर मैं इस पे भी पृथ्वीराज चौहान वाले बताएं। आपका एक सवाल था कि भाई ये शेयर बाजार जो है ये क्यों नहीं उठ रहा है। देखिए अभी अर्थशास्त्री जो है पैनल पर जिंदल साहब, वो भी बता रहे थे कि ये लिक्विडिटी इन्फ्यूज किया है। जब लिक्विडिटी इन्फ्यूज होती है मार्केट के अंदर तो वो सप्लाई चेन को मदद करती है। आज समय है कि हमको डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा, और डिमांड को बढ़ाने के लिए हमको लोगों के जेब में पैसे होने चाहिए। इस तरह का कुछ प्लानिंग या नियोजन करना चाहिए। सरकार क्या कर रही है, लिक्विडिटी दे रही है सप्लाई चेन को मदद करने के लिए, लेकिन यहां डिमांड यानी जो गरीब मजदूर है, जो श्रमिक है, जो किसान है, जिसको आज कैश पैसे की जरूरत है, उसके जेब में पैसा होगा तो बेचारा खरीदने के लिए दुकान पर जाएगा, वो वस्तुएं खरीदेगा तो वो वस्तुओं की सप्लाई भी बढ़ेगी। तो यानी दोनों को बैलेंस करना चाहिए, जो सरकार इम्बैलेंस कर रही है, इसलिए आपकी सप्लाई चेन का ये सारा इम्बैलेंस होने की वजह से शेयर बाजार जो है वो आपको ठीक तरह से उठता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दूसरी बात, शाहनवाज भाई ने कहा कि पैसा ये जमा करा रहे हैं, ठीक है, आपने महिलाओं के जनधन अकाउंट में 500 रुपया जमा कराया। अब 500 रुपए में महिला बेचारी अपने 2 महीने किस तरह से निकालेगी? कांग्रेस पार्टी ने ये डिमांड किया कि 7,500 रुपया हर जनधन अकाउंट में आना चाहिए, और इन्होंने माइग्रेंट वर्कर की बात की, श्रमिकों को घर पहुंचने पर हम अनाज देंगे। लेकिन भाई साहब वो घर पहुंचेंगे तब ना, ये तो रास्ते में मर रहे हैं। कम से कम 75 श्रमिकों की मौत हो गई है चलते चलते, बेचारे अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ, प्रेग्नेंट औरत के साथ में सड़कों पर 1000, 1200, 1500 किलोमीटर चल करके आ रहे हैं। इनकी जेब में पैसा नहीं है, इसीलिए ये चल रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रही है कि आपको समय है इनकी जेब में पैसा डालने का। लिक्विडिटी दी है वो एक अलग भाग है, डिमांड जनरेट करनी है तो पैसा होना चाहिए। तो ये दूसरा भाग है कि आपको अगर पूरी इकोनॉमी को बैलेंस करना है तो सप्लाई के साथ साथ डिमांड को भी पहले बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के हमारी इकोनॉमी बैलेंस होगी। दूसरी बात यह है कि एमएसएमई की जो बात कल निर्मला सीतारमण जी ने की कि एमएसएमई को हम 3 लाख करोड़ रुपया दे रहे हैं, लेकिन आज नितिन गडकरी जी का एक इंग्लिश चैनल में बयान है कि सरकारी जो पीएसयू है उसी में एमएसएमई का 5 लाख करोड़ रुपया बकाया है।
जब सरकार के पास 5 लाख करोड़ रुपया बकाया है, आप 3 लाख करोड़ के लोन दे रहे हो, पहले जो बेचारों का पैसा बनता है वो तो दे दो। आप उनका 5 लाख करोड़ रुपया मार के बैठे हो और 3 लाख करोड़ के लोन दे रहे हो, और ये क्या इंटरेस्ट फ्री लोन है? इस पे आप इंटरेस्ट भी लेने वाले हो। आप चाहे किसानों को लोन दे रहे हो, चाहे एमएसएमई को लोन दे रहे हो, आप उसके ऊपर इंटरेस्ट लेने वाले हो। इंटरेस्ट माफी नहीं है। तो ये सरकार कोरोना के चलते मुनाफाखोरी न करे, ये मेरी सरकार के पास डिमांड है। अब दूसरी बात जी, पृथ्वीराज चौहान साहब की जो आपने बात की, देखिए पृथ्वीराज चौहान साहब ने आज सारे चैनलों पर आकर के कह दिया है कि ये मेरा निजी बयान है, ये कोई पार्टी का बयान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने उस चीज को ध्यान में रखते हुए कि सरकार की, मौजूदा सरकार की भी एक गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है जो नरेंद्र मोदी की सरकार में 2015 में अपडेट हुई, उसका नामकरण हुआ था, नया नाम दिया गया था। उससे पहले 99 में अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने गोल्ड मोनेटाइजेशन की स्कीम लाई थी। इस गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत जो बॉन्ड होते हैं उसका जिक्र करते हुए पृथ्वीराज चौहान साहब ने अपना वक्तव्य रखा। उन्होंने खुला कहा कि ये मेरी सूचना है, मेरा सुझाव है, सरकार बाधित नहीं है इसको मानने के लिए। ये भी बात ध्यान रखिए, अगर इस लोकतंत्र के अंदर कोई व्यक्ति अपना सुझाव देता है तो सरकार के ऊपर है कि उसको मानना है या नहीं मानना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसमें देखा कि हम राजनीतिकरण थोड़ा कर दें, क्योंकि जो उनकी कमजोरियां हैं, जो उनकी नाकामियां हैं, उन पर पर्दा डालने का ये एक बहुत अच्छा मौका उनको मिल गया है। साबरा साहब, सवाल में बहुत बेहतर बात कही आपने। अब सवाल शहनवाज जी से बन रहा है। शहनवाज जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने का काम किया है, इसमें कांग्रेस पार्टी का यह आधिकारिक बयान नहीं है। पृथ्वीराज चौहान ने मीडिया के सामने आके साफ साफ बोल भी दिया है और हम लोगों ने सुना भी कि हमने एक सूचना दी, हमने एक सुझाव दिया था, और ये कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने एक व्यक्ति के व्यक्तिगत बात को लेकर के इतनी बड़ी बात कह दी। आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा जल्दबाजी कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ बोर्ड और चर्च और तमाम चीज़ों को लेकर के? क्योंकि गोल्ड मोनेटाइजेशन एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है जो सरकार के द्वारा ही तमाम मौकों पर कहा जाता रहा है। देखिए, सपरा साहब ने 2 बातें कही हैं। पहली बात तो एक लाइन में मैं कह दूं, इस पर मैं गोल्ड वाली बात पे बाद में आऊंगा। एक तो अगर पृथ्वीराज चौहान जी का सुझाव, पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया जी के बहुत नजदीकी हैं, मैं जानता हूं, और अगर वो ये बात कह रहे हैं तो इस बयान के अंदर जरूर कोई कमी है, तभी तो कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया है। और जब कुछ इस तरह का बयान होता है तो आप जानते हैं क्या कह देते हैं, ये पार्टी का बयान नहीं, ये व्यक्तिगत बयान है। इसका मतलब गलती हो गई है उनसे। उस पर मैं डिटेल में बाद में आऊंगा। सपरा साहब की बातों को रखते हुए कि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हमने जितनी भी स्कीम बनाई है उन स्कीम्स में हमने कोई मदद नहीं की, ये गलत बात है। देखिए, जो मजदूर हैं अगर वो मजदूर वहां रहेंगे तो इंडस्ट्री चलेगी, तो उन राज्यों को उनकी पूरी चिंता करनी है। जहां जहां से मजदूर बहुत ज्यादा परेशान है, वो महाराष्ट्र में परेशान हुए, आपकी हुकूमत है, वो परेशान हुए राजस्थान में, आपकी हुकूमत है, गुजरात के अंदर पूरी गुजरात सरकार ने व्यवस्था की, और गुजरात सरकार ने भी बसों के जरिए और ट्रेन के जरिए भी कई जगह भेजा। कांग्रेस सरकार ने पंजाब में 1-2 ट्रेन दे दी और एक गुजरात में 2 ट्रेन की बात कही। बाद में कहा कि हम खर्चा उठाएंगे। जब हम लोगों ने कहा कि हम 85-15 के तहत राज्यों से बात करने को तैयार है, तब जो मैंने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि सपरा साहब को समझाना चाहिए, झारखंड में भी आप सरकार में है, वहां अभी कल तक की जो मेरे पास पीयूष गोयल जी से मैंने लिया था सिर्फ 44 ट्रेन दी थी, आज 2-3 ट्रेन और बढ़ी होगी सबसे कम। और छत्तीसगढ़ के बहुत मजदूर हैं, आप जानते हैं कि जो महाराष्ट्र से मजदूर चले थे, अगर वहां आप लोगों ने रोका होता या उनकी चिंता की होती, इतने लोग कटते नहीं वहां पे। और वो भी वो मजदूर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के थे। फिर छत्तीसगढ़ आपका राज है, कल तक की जो मेरे पास सूचना थी सिर्फ 7 ट्रेनें ली, जबकि 300 ट्रेनें अभी उपलब्ध हैं। और जो सपरा साहब एक बात ध्यान रखिएगा कि
एक देश एक राशन कार्ड की जो हमने योजना चलाई, वो उससे वो अनाज यहाँ भी ले सकता है, मतलब राशन नहीं, जो फ्री राशन दे रहे हैं। तो हम लोगों ने, आप ये कहते हैं एक मजदूर पर और एक व्यक्ति पर हमने करीब करीब इस पैसे के जरिए कैश ट्रांसफर किसानों के अकाउंट में, जनधन के अकाउंट में, मजदूरों के अकाउंट में, और साथ कर उन लोगों को जो राज्य में जाएंगे राज्य सरकारों ने, तो उनको देने का काम किया। और कुछ घोषणा और करने वाले, उसको मैं आज बताना नहीं चाहता, लेकिन हम उसमें और भी करने वाले। दिक्कत ये है कि हम लोगों ने अपेक्षा आपसे ये की थी कि पेंडेमिक के टाइम में आप एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। आप शुरू से ये कहते हैं कि आपने ये नहीं किया। राहुल गांधी जी अर्थशास्त्रियों से बात करते हैं, आम लोगों से बात करते। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा जी, उन्होंने कहा कि एक कोई भी बीजेपी का नेता तब तक भोजन नहीं करेगा जब तक वो 5 लोगों की चिंता नहीं करेगा। हमने 5 करोड़ वर्कर इसमें लगाए और सब जगह उनकी चिंता की है, राशन भी बंटवाया है पार्टी के तौर पे। सरकार के तौर पर जो योजना है, आप देखिए रोज घोषणा हो रही है, और उपेंद्र जी उतना समय नहीं देंगे, इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो हमारे आकाश जिंदल जी ने कहा कि लिक्विडिटी भी बढ़ेगी, संसाधन भी बढ़ेगा, किसानों को हमने मंडी से बाहर भी किया है ताकि वो मंडी की का भी बचत होगा, डायरेक्ट भी उससे लोग खरीद सकते हैं। एसेंशियल जो कमोडिटी एक्ट है उसमें ऐसा भी नहीं हो कि कभी वो बाहर एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकता। आज किसानों की बहुत बड़ी घोषणा हुई। और मैं दूसरी बात पे आता हूँ, गोल्ड के बारे में। सम्राट साहब ये बताइए कि जो धार्मिक संस्था है, खासकर गुरुद्वारा है, मेरे मन में तो बहुत सम्मान है। मैं तो मजहब इस्लाम को मानता हूँ, और बाबा गुरु नानक देव तो ने जो पंथ चलाया, उसकी स्वर्ण मंदिर की नींव ही सूफी मियाँ मीर से रखी थी, वो मजहब ही है। अव्वल अल्लाह नूर पाए कुदरत से सब बंदे, एक ही नोट तो सब जग उपजा, कौन पले कौन मंदे। तो मैंने गुरुद्वारों की जो सेवा देखी है, वो मैं तो बहुत मुतासिर हूँ। पहले भी मैं देखता रहा हूँ। मैंने, मेरे दोस्त थे तो मैं एक बार वो 40 दिन जाते थे चलिया करने, कहा जी अच्छे नंबर आएंगे दुआ मांगो, तो मैं भी 40 दिन एक बार बंगला साहब गया, मैं जब पढ़ता था यहाँ, और मेरी मिसेज हम लोग जाते थे वहाँ का प्रसाद लेना। और कई बार हम लोग भी, जब कई बार लगता था कि अब आज भोजन के लिए बहुत कुछ पैसे नहीं है, तो कई बार लंगर में गए। और दिल्ली में बंगला साहब गुरुद्वारा तो पूरे दिल्ली को, और रकाबगंज साहब, शीशगंज साहब खिला देता है, 2-2, 3-3 लाख लोगों को करता है। तो सरकार भी उसमें, सरकार भी अपने आप में वो एक सरकार है। इसलिए आपने देखा कि जैसा सैल्यूट बंगला साहब गुरुद्वारा को हुआ, वैसा सैल्यूट तो बड़े बड़े प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और दूसरे देश के लोगों को नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट किया। तो मैं कहता हूं कि जो गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, ये सब मजबूत रहेंगे। आखिर ये बताइए कि पृथ्वीराज चौहान जी आपके नेता हैं, मेरे भी मित्र हैं, मैं वो बहुत साफ सुथरी छवि के नेता हैं। कांग्रेस में जो चंद नेता जिनकी इमेज पर कोई दाग नहीं है, उनमें से वो एक है। तो ये सुझाव किसने दे दिया उनको कि आपकी मंदिर के सोने पे नजर आ गई? आपको क्या सुझाव देना? और अगर ये बहुत नोबल सुझाव है तो फिर इससे पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं? सवाल ये है कि कौन ऐसा अक्षय पात्रा जो चलाते हैं, बताइए कितने लोगों को खाना खिला रहे हैं, जैसे गुरुद्वारा के लोग खिला रहे हैं। कोई ऐसा मंदिर, चाहे वो साईं बाबा का मंदिर हो या पुट्टापर्थी साईं बाबा का मंदिर हो या जितने भी मंदिर हो, वो सब सेवा में लगे हैं, लेकिन उनके सोने पर नजर मत रखिए। अरे मंदिरों के सोने पर तो नजर। शहनवाज जी, यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम चर्चा जारी रखेंगे और आपके पास आज वक्त भी जरूर रहेगा बातचीत करने का। हम तुरंत वापस लौटेंगे। देश में लॉकडाउन के बाद से गांव वापसी के लिए हजारों मजदूर सड़क पर आ गए हैं। कोई गोद में बच्चे को लिए सैकड़ों किलोमीटर पैदल चला जा रहा है, तो कोई साइकिल से हजारों किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए निकल पड़ा है। कुछ सीमेंट के मिक्सर टैंक में घुसकर जा रहे हैं, तो कुछ सड़कों पर ही घर पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इनमें से कुछ भूख से रास्ते में ही दम तोड़ दे रहे हैं, तो कुछ सड़क हादसे में भी
कुछ ट्रेन से कटकर भी बेमौत मर जा रहे हैं। बावजूद इसके सब गांव लौटना चाहते हैं, क्योंकि शहर ने उन्हें वो नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। लॉकडाउन में लड़खड़ाई अर्थव्यवस्था को संभालने की जद्दोजहद जारी है। सिस्टम और सरकार काम धंधे और कारोबार को रफ्तार देने की रणनीति भी बना रही है, लेकिन अर्थव्यवस्था का मतलब सिर्फ जीडीपी, सेंसेक्स, फॉरेन रिजर्व और इंटरेस्ट रेट नहीं होता। जब भी इकोनॉमी के संकट या दुर्दशा की बात होती है तो सबसे पहले याद आती है उन प्रवासी मजदूरों की जिन्हें लॉकडाउन के कारण शहर छोड़कर गांवों की ओर भागना पड़ा। हम पैदल चले जाएंगे, बस रोके नाम है। अरे कुछ साधन नहीं करवा रहे तो पैदल तो जाने दो। मेरा बच्चा छोटा है, 2.5 साल का, रो रहा है। मम्मी घर पे आ जाओ, मम्मी घर पे आ जाओ। कैसे जाऊँ? यहाँ से इंतजार करते करते 2 महीने बीत गए, मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा। कैसे रह रही मैं उसके बिना? कामगारों की घर वापसी हो या शहरों से पलायन, ये सिलसिला रुकना ही नहीं, पलटना भी चाहिए। नहीं तो कारोबार और कारखानों को चलाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन जिस तरह मालिकों और सरकारों से इन मजदूरों का मोह भंग हुआ है और सब कुछ छोड़कर वो श्रम भूमि से जन्मभूमि की ओर चल पड़े हैं, उसे देखकर लगता नहीं है कि अगले कुछ महीनों तक वो वापस लौटने को राजी होंगे। झारखंड नहीं पहुंचाएगा सरकार तो रोड में सोएंगे, मर जाएंगे, लेकिन मिट जाएंगे, लेकिन इन कामगारों को दर्द इस बात का है कि हजारों किलोमीटर दूर गांव में अपनों को अकेला छोड़कर शहरों को रोशन करने के बाद भी यहाँ के लोगों ने न तो उसे अपनाया और न ही सम्मान दिया जिसके वो असली हकदार हैं। अब कैसे भैया जाऊँ, चाहे तैसे जाऊँ, बच्चन को लेके साथ जाऊंगी। मकान मालिक भगा रहा है, खाक नहीं है, तो हम क्या करूँगी। ये मजदूर तो हमदर्दी और मुहजबानी मोहब्बत पर भी भरोसा कर लेते, लेकिन उनकी फिक्र किसी को नहीं थी। कोई उनके मन में ये भरोसा तक नहीं दे पाया कि भले ही शहरों में उनका अपना घर न हो, लेकिन ये शहर वाले उनका ध्यान रख लेंगे। दिक्कत हो रही है, खाना पीना नहीं मिला। इस बीच लॉकडाउन में देश के औद्योगिक शहरों में फंसे लाखों प्रवासी मजदूरों के लिए भले ही श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हो, लेकिन उनका सब्र टूट चुका है। वो हजारों की तादाद में पैदल ही अपने घरों की ओर चल पड़े हैं। देश के राजमार्गों पर चल रहे इन गरीबों का दर्द अंतहीन हो गया है। चलते चलते थक कर चूर हो जाते हैं तो सड़क किनारे भूखे सो जाते हैं। वो अपने साथ जो हो सकता था वो लेकर चल पड़े हैं, क्योंकि वो जिस सफर पर चले हैं वहां मुकाम मिल पाना तय नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रवासी मजदूरों के पलायन को लेकर न केवल पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधा, बल्कि कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। आइए सुनते हैं क्या बोलते हैं संबित पात्रा। मैं आज सवाल पूछना चाहता हूं भाजपा की तरफ से। आदरणीय सोनिया जी और आदरणीय ममता बनर्जी, आप इस पूरे विषय को लेकर आपके प्रवक्ता, आपके नेता प्रखरता के साथ राजनीति कर रहे हैं। इतने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इतनी बाइट कर रहे हैं, किंतु परमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं? आपकी जो राज्य सरकारें हैं वो अपने श्रमिकों को लाने की ट्रेन्स की, जो श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन है, उसकी परमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं? एमएचए द्वारा चिट्ठी लिखे जाने के बावजूद, पीयूष गोयल रेल मंत्री के फोन करने के बावजूद, वहां से चिट्ठी जाने के बावजूद, उसके बावजूद भी ममता सरकार एक तरह से इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही। सवाल मैं सप्रा साहब से ले रहा हूं। आगे बढ़ रहे हैं अपने डिस्कशन में और प्रोग्राम के अंतिम चरण की ओर भी बढ़ रहे हैं। सप्रा साहब, संबित पात्रा का सवाल बड़ा लॉजिकल है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने 487 ट्रेनों की मांग की रेल मंत्रालय से, और साथ ही साथ बीजेपी के और राज्यों ने जहां प्रवासी मजदूर जहां से बिलोंग करते हैं, कह सकते हैं बीजेपी समर्थित बिहार की सरकार है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, 248 ट्रेनों की मांग उन्होंने की। वहीं छत्तीसगढ़ ने सिर्फ जो है कुल मिलाकर के 11 ट्रेनों की मांग की। पश्चिम बंगाल ने सिर्फ 9 ट्रेनों की मांग की, जबकि उन जगहों से संबंधित मजदूर ज़्यादा तादाद में हैं
सरकार के पास उसका मोटा मोटा आंकड़ा है, रेल मंत्रालय के पास भी इसकी जानकारी है, लेकिन उधर से प्रवासी मजदूरों का ध्यान रखने के लिए, उनको जल्दी से जल्दी उनके घरों तक पहुंचाने के लिए ठोस उपाय नहीं किया जा रहा है। साथ ही मुंबई से सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है, जहां कांग्रेस पार्टी भी सरकार में पार्टनर है, उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री हैं। तो थोड़ी बहुत उदासीनता आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी के लेवल पे भी है, कि अगर कांग्रेस पार्टी चाक चौबंद होती और बहुत ज़्यादा इन्फोर्स करती इस मुद्दे को, तो जहां पे कांग्रेस का शासन है वहां तो कम से कम असर दिखता? देखिए उपेंद्र जी, मैं सर्वप्रथम आपको बताऊं, आपने कहा कि बहुत लॉजिकल प्रवक्ता आपने संबित पात्रा को कहा, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे इनलॉजिकल प्रवक्ता, मैंने लॉजिकल प्रवक्ता नहीं कहा, उन्होंने आज लॉजिकल बात उठाई है, ये रेलों के उसके ऊपर सबसे इनलॉजिकल बात हमेशा करने वाले वही एक प्रवक्ता है। कोई चीजें, कोई उन्होंने आपको प्रूफ बताया, कुछ नहीं। मैं आपको सिलसिलेवार चीजें बता देता हूँ। जहां तक आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर आज तक 146 ट्रेन चली गई है, करीबन 2,20,000 प्रवासी उसमें गया है। हमारी कम से कम यहां से 10,000 बसों में 4 दिन में लोगों को छोड़ा गया है। उसके अंदर कम से कम और एक 1.25 लाख 1.5 लाख मजदूर जो है उसमें चला गया है। तो महाराष्ट्र के ऊपर तो आप कतई ये नहीं कह सकते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने आज शाम को ही ऑन रिकॉर्ड आकर के कहा है कि मैंने 1,51,00,000 रुपया रेल मंत्रालय में डीआरएम के पास में जमा कराया है। हमने 35 या 36 ट्रेनों की मांग करी थी, हमें मात्र 11 ट्रेनों की मंजूरी रेल मंत्रालय ने दी है। पीयूष गोयल झूठ बोल रहे हैं। तीसरी बात, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी यही बात ऑन रिकॉर्ड आकर के कही है। अब रही बात ये माइग्रेंट वर्कर की, जो हाल आप देख रहे हैं कि आज मजदूर क्यों पैदल जा रहा है, क्योंकि देखिए 24 मार्च को जिस दिन लॉकडाउन हुआ, अचानक 4 घंटे में लॉकडाउन कर दिया गया। अनियोजित लॉकडाउन की वजह से ये मजदूर जो है ये मजबूर है। आज हमारा मजदूर मजबूत है, लेकिन वो मजबूर है, वो पैदल जा रहा है। क्यों पैदल जा रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इनके जेब में पैसे नहीं डाले। अभी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने सबको पैसे दिए, जनधन अकाउंट दिया। अगर इनके पास पैसे पहुंचे होते, देखिए अधिकतर ये असंगठित मजदूर है। आप बात कर रहे हैं जो संगठित लोग हैं, संगठित लोगों के अकाउंट में 500 रुपया भी गया होगा, लेकिन असंगठित मजदूर जो करोड़ों की संख्या में है और जो उत्तर भारत से है, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश से है, उनके अकाउंट में 500 रुपया भी नहीं है। इनकी जेब में 730 रुपया या 825 रुपया नहीं था, इसलिए ये ट्रेन नहीं पकड़ सके, इसलिए ये ट्रक से और पैदल, और जिस तरह से आपने बताया कि वो सीमेंट के मिक्सर के अंदर छुप छुप के जा रहे हैं, ये इस केंद्र सरकार की विफलता है, केंद्र सरकार की नाकामी है। इन्होंने 50 दिन का, अभी 52 दिन हो गए, 52 दिन के लॉकडाउन के अंदर एक नेशनल माइग्रेशन पॉलिसी ये नहीं बना सके। अगर नरेंद्र मोदी नेशनल माइग्रेशन पॉलिसी बनाते और सभी राज्यों को और केंद्र को कह देते कि जितनी ट्रांसपोर्ट हमारी केंद्र और राज्य सरकारों के पास है, चाहे वो रेल है, चाहे बसें हैं, ये सब इन मजदूरों की सेवा में लगा दीजिए, तो 48 घंटे में ये सभी मजदूर अपने घर वापसी घर पहुंच जाते थे। कोई भी मजदूर आपको सड़कों पर नजर नहीं आता था। आज अगर 80 लोगों की मौत हुई है तो उसकी जवाबदार मात्र भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि आपने नेशनल माइग्रेशन पॉलिसी नहीं बनाई। आज भी सापरा साहब सवाल शहनवाज जी से ले रहा हूं। शहनवाज जी, प्रधानमंत्री हमेशा कहते रहे हैं कि मैं कोई सुपर ह्यूमन नहीं हूं, महामानव नहीं हूं, मैं भी आप लोगों की तरह एक इंसान ही हूं। आपको नहीं लगता कि पॉलिसी बनाने में जो अफसरान लगे हुए थे, कहीं ना कहीं उन अफसरों को फील्ड का बहुत गहरा अनुभव नहीं था? क्योंकि अगर बहुत सधे हुए अफसर होते, जिनको फील्ड का बहुत डीप पेनिट्रेशन होता, गहरा अनुभव होता, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को बेहतर सलाह दी जाती। और जिस तरीके से मजदूर सही में बेहाल हुए हैं, कुछ न कुछ एक मिड वे, बीच का रास्ता निकाला जाता। और आज जो करोड़ों लोग, अगर देखा जाए राजमार्गों पर काउंट कर दिया जाए किसी भी घंटे, तो करोड़ों की तादाद में लोग हैं पूरे देश भर में फैले हुए। कहीं कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, रेल पटरी पकड़ के लोग जा रहे हैं। मजदूरों के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि रेल के किनारे किनारे नहीं जाना चाहिए था, इसीलिए तो कट गए। लेकिन मैं अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहूंगा, 26 जुलाई 2005 को जब मुंबई डूब गई थी, तो पूरी मुंबई रेल की पटरी पकड़ के ही अपने घरों तक पहुंची थी, क्योंकि पूरी मुंबई पानी में डूबी हुई थी। और
आसपास के नालों में, गड्ढों में लोग गिर के दम तोड़ रहे थे, तो रेल की पटरी ही एकमात्र साधन थी लोगों के घरों तक पहुंचने का। और हम सभी रेल की पटरियों के किनारे चल चल के पैदल अपने घरों तक पहुंचे थे। मैं भी उस बाढ़ में फंसा हुआ था। तो रेल की पटरी के किनारे चलना कोई बेवकूफ़ी नहीं है, बल्कि अपने घर का नज़दीकी रास्ता तलाशने का एक जरिया भी है। अब सवाल मैं शहनवाज जी से ले रहा हूं कि शहनवाज जी, आपको नहीं लगता कि इसके पीछे कुछ अफसरों की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए? देखिए, ये जो पेंडेमिक है ये बहुत बड़ा है और इसमें निर्णय करते वक्त में ये कठोर निर्णय था, मुश्किल निर्णय था कि अगर ये लॉकडाउन टाइम पे न किया होता तो ये इटली, स्पेन और यूएस और यूके बन जाता। ये फैसला बड़ा था, लेकिन कुछ गलतियां हुई। 18 दिन में हम इस चेन को तोड़ सकते थे, लेकिन वो चेन नहीं टूट पाई। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जब ये मजदूरों की समस्या है, महाराष्ट्र में अगर बहुत चिंता की होती इनकी सरकार ने तो इतनी बड़ी तादाद में पलायन नहीं होता। वो मजदूर तो कमाने आया था, लेकिन महाराष्ट्र में वैसी चिंता नहीं हुई जैसे अन्य राज्यों में हुई। तो बड़ी तादाद में महाराष्ट्र से लोग गए। दूसरी बात यह है कि ट्रेन के मामले में आपने देखा छत्तीसगढ़ ने सिर्फ 9 ट्रेन ली है और झारखंड ने 44 ट्रेन ली, बंगाल ने सिर्फ 9 ट्रेन ली। जो राज्य हैं, जहां भी जो राज्य में ट्रेन से जो लोग जाएंगे वहां जो रहेंगे वो 18 दिन तक क्वारंटाइन, 14 दिन, कहीं 18 दिन, अब बिहार में 21 दिन जहां भी रहेंगे उनके खाने का भी खर्चा भारत सरकार दे रही है। यानी छत्तीसगढ़ को भी नहीं देना था, न देना था हेमंत सोरेन को, लेकिन वो अपने लोगों को नहीं बुला रहे, जबकि वहां बड़ी तादाद में मजदूर झारखंड के भी हैं, उड़ीसा के भी हैं, छत्तीसगढ़ के भी हैं, यूपी बिहार के भी हैं। ये कह देना हमने भेज दिया सपरा साहब, ये जवाब नहीं है। सवाल यह है कि मैं बहुत चिंता की। उपेंद्र जी, अगर उनकी चिंता करते, आखिर ये जवाब दीजिए कि देखिए समय इतनी कम ट्रेन क्यों ली और झारखंड ने कम क्यों ट्रेन ली, बंगाल ने क्यों ली, उड़ीसा ने कम क्यों ट्रेन ली, शहनवाज जी तो क्यों नहीं लेना चाहिए? शहनवाज जी, सापरा साहब, समय की सीमा पूरी हो चुकी है और अब हस्तक्षेप को मुझे यहीं समाप्त करना पड़ रहा है। आप सभी लोगों ने अपना वक्त निकाला। सहारा न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से मैं आप सभी लोगों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं और हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपदा को अवसर में बदलने के लिए भरसक प्रयास में जुटे हैं। एक और उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 5 पिलर की बात रखी, तो दूसरी ओर विश्व पटल पर भारत को स्थापित करने के लिए सलाह मशविरा कर रहे हैं। इसी दिशा में प्रधानमंत्री ने बीती रात माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, चेयरमैन बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष बिल गेट्स से बात की और चर्चा करते वक्त साइंटिफिक इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पीएम ने उनसे चर्चा की। पीएम ने इस दौरान गेट्स फाउंडेशन के माध्यम से भारत और दुनिया भर के स्वास्थ्य संबंधी कार्यों की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने बिल गेट्स से सुझाव भी मांगे कि किस तरह भारत की क्षमताओं का दुनिया को फायदा मिल सके और बेहतर तरीके से भारत की क्षमताओं का इस्तेमाल किया जा सके। पीएम ने भारत सरकार के कामों का जिक्र भी किया, किस तरह कोरोना महामारी के बीच देश अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बना रहा है, लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है और इसके लिए आयुर्वेदिक दवाओं का सहारा लिया जा रहा है। स्वच्छता अभियान पर प्रधानमंत्री का शुरुआत से ही जोर रहा है और महामारी के दौरान भी लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत को मजबूती मिली है। पीएम ने बिल गेट्स को बताया कि किस तरह भारत में लोगों ने सरकार के दिशा निर्देशों को स्वीकार किया। मास्क पहनने के साथ लॉकडाउन के नियमों का पालन लोगों ने पूरे जोशो खरोश के साथ किया। इससे संक्रमण को रोकने में काफ़ी हद तक कामयाबी मिली है। बिल गेट्स ने भी कोरोना के खिलाफ जंग में भारत के अहम रोल की काफ़ी तारीफ की और कहा कि महामारी से लड़ने के लिए वैश्विक साझेदारी की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन टेस्टिंग और ट्रीटमेंट में भारत का अहम रोल हो सकता है। प्रधानमंत्री लगातार इस दिशा में कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह एकजुटता के साथ महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए। उन्होंने सबसे पहले सार्क देशों को एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की सलाह दी थी, जिसमें सभी देशों का समर्थन भी मिला था। तो प्रधानमंत्री हर वक्त कुछ नया करते रहते हैं और
जिस तरीके से वो एक के बाद दूसरे लोगों से जुड़कर काम करने की जिजीविषा दिखाते हैं, वो उन्हें और वैश्विक नेताओं से काफ़ी अलग करती है। तो हस्तक्षेप में आज इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। लेकिन राष्ट्रीय सहारा, सहारा न्यूज़ नेटवर्क, सहारा टीवी नेटवर्क की एक मुहिम है कि हमें कोरोना लड़ाई में इस जंग को हर हाल में जीतना है। हमें मायूस नहीं होना है, हमें नाउम्मीद नहीं होना है, हमें हर हाल में अपने संकल्प की शक्ति को इस महामारी से बड़ा बना के दिखाना है। अक्सर ख्वाहिशों के ख्वाब दिल में पलते हैं, इतिहास वही लिखते हैं जो तूफानों में पलते हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे सोमवार को हस्तक्षेप के नए एडिशन के साथ। तब तक के लिए सहारा प्रणाम।